सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में या कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, लेकिन धैर्य सिर्फ क्षमता नहीं है जिसमें आप किसी चीज का इंतजार करते हैं यानी खुद को रोक पाते हैं, बल्कि धैर्य जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उसमें अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, उसकी क्षमता है। कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना थोड़ा सा मुश्किल अवश्य लगता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। इसलिए कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है और समय के विषय में जानना आवश्यक है। इसलिए क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। कठिन समय में जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो ऐसे में यदि व्यक्ति धैर्य को अपने साथ रखता है तो कठिन समय में उसको काफी राहत मिलती है, सहारा मिलता है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपने के बाद ही चमकता है, ठीक उसी प्रकार कठिन समय में धैर्यवान व्यक्ति और भी दमकता है। धैर्य ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को आनंदित करती है और उसे बेहतर बनाती है, और इसके लिए आवश्यक है अपनी सोच और विचारों को बदलते रहना। सकारात्मक विचार हमें धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करते हैं और जीवन को और भी अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आपत्ति काल में जो भी व्यक्ति मित्र बना रहता है, वस्तुतः वह ही सच्चा मित्र होता है। अन्यथा धन संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होने की स्थिति में तो दुर्जन भी मित्र के समान ही व्यवहार करते हैं। Only such a person is called a true friend, who remains a friend even during times of crisis or bad phase of life. Otherwise, even mean and wicked persons behave like friends in times of prosperity. भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज महाभारत में उल्लेखित प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें जीवन कला और जीवन प्रबंधन का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बहुत ही सरलता से पूरे विश्व तक पहुंचाया है, जिसमें हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के सभी मंत्र और गुण प्राप्त होते हैं। यदि उन आदर्शों को, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन संयमित हो सकता है और सार्थक हो सकता है। कर्म योग, धर्म योग की शिक्षा बहुत ही सरलता और विशेष रूप से इस ग्रंथ में मिलती है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें अनुशासन का महत्व सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से आरंभ होता है। युद्ध के लिए तैयार किंतु स्वजन वध के पाप से भयभीत, मोहासक्त, स्वधर्म को भूले हुए अर्जुन के विषाद को समाप्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। युद्ध क्षेत्र में युद्ध हेतु उपस्थित अपने संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन स्वधर्म के प्रति शिथिल होते हैं और करुणा से युक्त होकर युद्ध न करने का निर्णय लेते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात हे श्री कृष्ण, युद्ध भूमि में युद्ध के अभिलाषी अपने ही लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। परिणाम सोचकर स्वकर्तव्य से विमुख अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जो व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को करने से विचलित न होने का अद्भुत संदेश देता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित संदेश संपूर्ण मानव जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन कर आत्म प्रबंधन, आत्म विकास द्वारा आत्मोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। क्रोध के दुष्प्रभाव को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूर्खता का भाव उत्पन्न होता है, मूर्खता से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ ज्ञान की खोज के महत्व तथा कर्म के सिद्धांत पर बल देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जिससे कठिन परिस्थितियों का बहुत ही सरलता से समाधान प्राप्त कर व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। कर्म के महत्व को बताते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए, उसके परिणाम में नहीं। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जो व्यक्ति युक्त आहार विहार करने वाला है, कर्मों को भली प्रकार करने वाला है, संयमित शयन और जागरण करने वाला है, आत्मानुशासित है, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। गीता में मानसिक स्थिरता, संयम और जीवन को संतुलित रखने हेतु स्वनियंत्रण का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, न कि इसके अधीन होकर पतन को प्राप्त होना चाहिए। मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। गीता के अध्ययन से जीवन में दुखों और संघर्षों से विचलित न होकर संयम, समर्पण और निष्ठा पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। साथ ही अनेक जीवनोपयोगी आत्मविकास, आत्म प्रबंधन के लिए आवश्यक भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित संदेश भी महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है, जो सभी कालों में व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो भ्रम की स्थिति में रहता है और जीवन में यहाँ वहाँ यूं ही भटकता रहता है। जिस प्रकार हमें स्वास्थ्य समस्या की सही जानकारी न हो तो अक्सर उसके इलाज में गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है।
नाक बहना या फिर आंखों से पानी आना और सिर दर्द होना बेहद आम लक्षण है जो कभी न कभी सभी के साथ होते हैं। ऐसा आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर होता है, जिसके लिए हम विशेषज्ञ को दिखाना महत्वपूर्ण नहीं समझते, स्वयं ही दवा ले लेते हैं। लेकिन यदि ये लक्षण बार बार हो रहे हैं या फिर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है। साइनसाइटिस कई कारणों से हो सकता है। क्या है ये समस्या और किस तरह से इसका उपयोगी उपचार किया जाना चाहिए, आइए समझते हैं। साइनसाइटिस एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। साइनोसाइटिस के अंदर जनरली नाक बंद रहती है, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है। कई बार नाक का डिस्चार्ज पीछे गले में गिर सकता है, उसको हम बलगम के रूप में वो आ सकता है। और साथ में कई बार हेडेक हो सकता है, सर में दर्द की समस्या, चेहरे पे कई बार सूजन आ सकती है। साइनोसाइटिस की जो मेन जो कंप्लेंट होती है वो नाक बंद रहना होता है। और अगर आपको काफ़ी दिनों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एंडोस्कोपी से हम नाक के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको जान सकते हैं और कई बार पॉलिप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़े, जिससे हमें ऑपरेशन के अंदर कई बार अगर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है तो उसका हमें जानकारी सीटी स्कैन से हमें मिल जाती है। सामान्य स्थिति में साइनस में बलगम बनता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी व प्रदूषक तत्वों से बचाने में सहायक होता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब इनमें अवरोध आ जाता है तो ये तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसमें रोगाणु बढ़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। साइनस बलगम को बहने से रोकता है, इससे नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना कठिन हो जाता है और व्यक्ति को कठिनाई होती है। संक्रमण साइनस में वृद्धि, जिसे नेजल पॉलिप कहा जाता है, साइनस की परत में सूजन की वजह से हो सकता है। इलाज के लिए हमें दवाइयाँ दे सकते हैं हम। देयर आर बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि साइनोसाइटिस को ट्रीट कर सकती हैं। अगर एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज ले सकते हैं जिससे कि एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर साइनस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पॉलिप है तो कई बार हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की डेट में हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के अंदर एंडोस्कोप के द्वारा हम नाक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। साइनस की जो ओपनिंग्स है, जो ब्लॉक हैं, उनको हम खोल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कई बार लंबे समय तक साइनस का इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन कराया है और पॉलिप्स हैं, उन पॉलिप्स को निकालने के बाद पॉलिप्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए हम लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ और स्टीम ले सकते हैं। साइनसाइटिस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कारण क्या है और ये समस्या कितने समय से चल रही है। कुछ मामलों में साइनसाइटिस बिना किसी चिकित्सीय उपचार के अपने आप कुछ समय में ठीक हो जाता है। कुछ मामलों में दवाओं की आवश्यकता होती है, तो वहीं कुछ अन्य विकल्प द्वारा इलाज किया जाता है। बचाव के लिए आपको एक तो जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको पता है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, तो उससे बचाव करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अपने खुद दवाइयाँ ना लें, बिकॉज उनसे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और आपको उसकी आदत पड़ सकती है। यदि आपको नाक बंद रहना, बार बार जुकाम होना, सिर में दर्द या साइनसाइटिस के कोई भी लक्षण रहते हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।
विकल्प मिलते हैं कई मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है सही मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचाने के लिए। चाहे बात हो जीवन की या फिर स्वास्थ्य की, यहाँ वहाँ ना भटकते रहें, बल्कि अगर कोई समस्या है तो उसका सही समाधान ढूंढने के लिए विशेषज्ञ से परामर्श लें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी, सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। यदि खान पान में गड़बड़ी हो तो पाचन प्रभावित होता है। ऐसे में अपने पाचन को बेहतर रखने के लिए और इनडाइजेशन या अपच की समस्या को दूर करने के लिए योग कितना लाभकारी है, आइए देखते हैं। इनडाइजेशन, डाइजेशन का पुअर हो जाना, खाना ना पचना, गैस, एसिडिटी, खाना खाते ही मोशन होना या खाना खाते ही गैस हो जाना, ऐसी ब्लोटिंग हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी डाइजेशन से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर मन में एंजाइटी चल रही हो तो भी हमें IBS का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में बटरफ्लाइज होते हैं, और कभी हमें किसी अर्जेंट कहीं जाना हो, एंजाइटी हो, तो हमें लूज मोशन भी हो जाते हैं। यानी पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम आज बहुत सरल तरीके से जानते हैं। आपको बहुत सरल से कुछ काम करने हैं। सबसे पहली चीज, अपने मील्स का टाइम सेट कीजिए। इतने बजे मैं, चाहे आप 2 मील्स ले रहे हैं, 3 मील्स ले रहे हैं या 8 मील्स ले रहे हैं, बट हर मील का टाइम निर्धारित हो। इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे डिनर करूंगा। लेट्स से आपने 1 बजे लंच करना है तो 1 बजे ही लंच कीजिए प्रतिदिन। आधी समस्या तो अगर आप ये रूल अपना लेंगे तो दूर हो जाएगी। दूसरा काम आपको ये करना है, नियम भोजन का ये होता है कि पेट को हमें आधा भोजन से भरना है। 1/4 पानी के लिए स्थान होना चाहिए, 1/4 वायु के लिए। वायु नहीं छोड़ते तो वायु छोड़ते, वायु के लिए स्थान नहीं छोड़ते तो वायु छोड़ते रहते हैं, गैस हो जाती है। तो हमको क्या करना है, यानी भूख से आधा खाना है। तो जब भी भोजन करें, कमर सीधी रख के भोजन करें, और भोजन के तुरंत बाद आप बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में कैसे बैठना है ये समझ लीजिए। वज्रासन में आप इस तरह से जमीन पर मैट बिछा के करेंगे और अपने एक पंजे पर दूसरे पंजे को टिका देंगे। आपकी एड़ियां खुली रहेंगी, खुली हुई एड़ियों में अपने हिप्स को टिका देंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। अब जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको साथ में लगानी है वायु मुद्रा। उसके लिए आप पहली उंगली को अंगूठे के टिप से छू दीजिए और अंगूठे को रोल कर लीजिए, बाकी की 3 सीधी रहेंगी। बहुत सरल है। और इस तरह से वज्रासन में वायु मुद्रा में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप बैठ जाइए। ठीक है, भोजन के तुरंत बाद आपने ये करना है। और उसके बाद आप 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स का बहुत हल्का टहलना, जिसे कहते हैं, वॉक नहीं कहेंगे, टहल लीजिए थोड़ा सा घर के अंदर ही। यदि आप ये नियम अपना लेते हो, रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लीजिए। ये सरल से नियम आपकी डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। आप स्वस्थ रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। व्यक्ति को अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो नियम और अनुशासन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही उपयोगी होता है जीवन में कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि इससे जीवन का निरंतर विकास होता है। जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और सार्थकता आती है।
अब समय है संस्कृत का ज्ञान लेने का और इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में, जहां आज वर्तमान कालिक मध्य पुरुष के तीनों वचनों के कुछ और वाक्य बनाना हम उनसे सीखेंगे। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में मध्यम पुरुष के कुछ क्रिया रूपों और कर्तृपदों के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है तुम बैठते हो, तो संस्कृत में कहेंगे त्वम उपविशसि, त्वम उपविशसि। द्विवचन में कहेंगे युवाम उपविशतः, अर्थात तुम दोनों बैठते हो। और यदि बहुवचन में कहना हो तो कहेंगे यूयम उपविशथ, तुम सब बैठते हो। त्वम तिष्ठसि, तुम ठहरते हो। युवाम तिष्ठथः, तुम दोनों ठहरते हो। यूयम तिष्ठथ, तुम सब ठहरते हो। त्वम शृणोषि, तुम सुनते हो। युवाम शृणुथः, तुम दोनों सुनते हो। यूयम शृणुथ, तुम सब सुनते हो। हमें यदि वाक्य बनाना हो तुम रखते हो, तो संस्कृत में कहेंगे त्वम स्थापयसि। युवाम स्थापयथः, यह द्विवचन में, और यूयम स्थापयथ, यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। इसी प्रकार तुम धोते हो, त्वम प्रक्षालयसि, यह एक वचन में। युवाम प्रक्षालयथः, यह द्विवचन में, और यूयम प्रक्षालयथ, यह बहुवचन रूप बनेगा। इसी प्रकार यदि हमें कहना हो कि तुम स्वीकार करते हो, तुम ग्रहण करते हो, तुम लेते हो, तो इसे संस्कृत में कह देंगे त्वम स्वीकरोषि, त्वम स्वीकरोषि। युवाम स्वीकुरुथः, तुम दोनों लेते हो। यूयम स्वीकुरुथ, तुम सब लेते हो। मित्राणि, ये कुछ वाक्य हमने बनाए। इसी प्रकार के कुछ और वाक्य जो आपके मन में हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखिए। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे और वाक्यों को जोर जोर से बोलना आप कतई न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए अब आपको मिलवाते हैं अहमदाबाद के कुछ युवाओं से, जिन्होंने शहद को लेकर एक विशेष स्टार्टअप शुरू किया है, जिनका उद्देश्य है शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभ के विषय में सभी को जागरूक करना, जानकारी देना, जो ये चाहते हैं कि शहद प्रत्येक डाइनिंग टेबल तक पहुंचे और अस्वास्थ्यकर चीनी को वहां से हटाया जा सके। ऐसे विकल्पों की जगह शहद लें। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फ़ायदा हुआ, इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया।
एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज़ में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मधु यानी मिठास, जो खाने में भी अच्छा लगता है और जीवन में मधुरता घोलता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रहिए, क्योंकि प्रसन्नता सबसे बड़ी उपलब्धि है जो जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए प्रसन्न रहिए और खुशियां सभी में बांटते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।